चलो स्कूल चलते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेने। हाँ ठीक है। ठीक सुना है आपने। हस्बैंड अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से ही कह रहा है चलो स्कूल चलते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेने। सोचिए, बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ और एडमिशन की दौड़ शुरू हो गई। दिल्ली के न्यूज़पेपर्स में एडमिशन के टाइम इस प्रकार की खबरें आती रहती है। चौंकिए मत, ये कपल 2030 के लिए एडमिशन फॉर्म लेने के लिए आया है। जब उनका होने वाला बच्चा 3 साल का होगा, बच्चा पैदा भी नहीं होता है और हम सोचने लगते हैं स्कूल कौन सा अच्छा रहेगा। दिल्ली में तो नर्सरी एडमिशन के लिए चिंता प्रेगनेंसी के समय से शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि 3 साल के बच्चे के लिए पढ़ाई शुरू कर दी जाए। लेकिन जरा सोचिए, फिनलैंड में 7 साल तक के बच्चों के लिए कोई फॉर्मल स्कूल नहीं है। बच्चे खेलते हैं, सीखते हैं, गतिविधियां करते हैं, न कोई दबाव, न समय का, न जगह का, सिर्फ प्ले सेंटर्स हैं। और दूसरी ओर दुनिया में ऐसे देश भी हैं जहां बच्चों के पास स्कूल तक पहुंच ही नहीं है। तो असली सवाल ये है कि दुनिया में पढ़ाई होती कैसे है और क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? इन्हीं सवालों का जवाब खोजने के लिए हम शुरू कर रहे हैं ग्लोबल एजुकेशन का दर्पण। और आज इस पहले एपिसोड में हम समझेंगे स्कूल सिस्टम, शुरुआत से यूनिवर्सिटी तक। सबसे पहले बात करते हैं भारत की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल सिस्टम। कुल जनसंख्या लगभग 140 करोड़ और इनमें से लगभग 30 से 32 करोड़ बच्चे जो 3 से 18 वर्ष की आयु के हैं, यानी स्कूल जाने योग्य। यूडाइस 2024-25 के आंकड़े के अनुसार भारत में लगभग 24 करोड़ विद्यार्थी नामांकित हैं और लगभग 1.01 करोड़ शिक्षक कार्यरत हैं। यानी एनरोलमेंट बहुत बड़ा है, सिस्टम बहुत बड़ा है, लेकिन चैलेंज उससे भी बड़ा है। अब समझते हैं भारत का संवैधानिक ढांचा। भारत में शिक्षा पहले राज्य सूची में थी, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो 1976 में एक्ट लागू हुआ, यह समवर्ती सूची में डाल दी गई। अब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर शिक्षा चलाते हैं। केंद्र नीति बनाता है, जैसे कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और एनईपी के तहत हर विद्यार्थी का इंडिविजुअल डाटा ट्रैक किया जा रहा है ताकि ड्रॉप आउट से उसे रोका जा सके। अब बात करते हैं स्कूलिंग स्टेजेस की। एनईपी 2020 में प्रमुख रूप से 4 स्टेजेस मानी गई है: फाउंडेशनल स्टेज, प्राइमरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज, और वो भी आयु के अनुसार। परंतु चूंकि देश में बहुत सारे राज्य हैं, हर एक राज्य का अपना शिक्षा तंत्र है, तो प्रमुख रूप से जो विद्यालय पाए जाते हैं उनमें प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी, और उसके बाद कॉलेजेस और विश्वविद्यालय। भारत में लगभग 15 लाख स्कूल हैं, उनमें से करीब 70% सरकारी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, प्राइमरी में एनरोलमेंट लगभग यूनिवर्सल है, लेकिन सेकेंडरी लेवल पर आते ही GER यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लगभग 78.7% हो जाता है। और अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो ये घटकर लगभग 28% के आसपास रह जाता है। यानी कि हर 100 में से लगभग 70 बच्चे सेकेंडरी तक पहुंचते हैं, लेकिन 25 से 30 बच्चे ही कॉलेज तक पहुंच पाते हैं। अब रही बात शिक्षा के बजट की, तो एनईपी 2020 का मैंडेट है कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करना है। कुछ देश ऐसे हैं जो 14% तक शिक्षा पर खर्च करते हैं, लेकिन भारत में 2021-22 में यह बजट लगभग 4.12% था जीडीपी का। यानी कि अभी भी इंप्रूवमेंट और इन्वेस्टमेंट और बढ़ाने की जरूरत है। अब आते हैं भारत के अंदर के फर्क पर, क्योंकि भारत एक देश ही नहीं, राज्यों का समूह भी है। इस तरह से बहुत सारी शिक्षा प्रणालियां हैं, वो एक साथ काम कर रही होती हैं। और इस सीरीज में हम लोग हर एपिसोड में एक एक राज्य के बारे में भी बात करेंगे।
आज हम बात कर रहे हैं केरल की। केरल भारत का सबसे मजबूत शिक्षा का मॉडल है। वहाँ साक्षरता दर लगभग 96% है। विद्यार्थियों का एनरोलमेंट भी लगभग पूरा सा है। ड्रॉप आउट बहुत कम है। केरल की अर्थव्यवस्था और शिक्षा परस्पर संबंधित है, उनके बीच में समन्वय है। 2021-22 में लगभग 12% की ग्रोथ रेट है वो केरल ने दर्ज की थी। वहां प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,62,922 रुपए है और राष्ट्रीय औसत है 1,07,670, यानी कि केरल राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। राज्य सरकार का केरल में लक्ष्य है नॉलेज सोसाइटी बनाना, यानी कि शिक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं। अब हम देश से बाहर चलते हैं और बात करते हैं सुदूर अफ्रीका में एक देश इथोपिया की, जो अभी भी शिक्षा के प्रति संघर्ष कर रहा है। लेकिन फिर भी इथोपिया ने पिछले 20 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। वहां प्राइमरी एनरोलमेंट है वो 5.7 मिलियन से बढ़कर के 20 मिलियन तक पहुंच गया है। लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे हैं। प्री प्राइमरी एनरोलमेंट बहुत कम है, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे बच्चों को स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 से 7 किलोमीटर तक यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन इथोपिया की सरकार ने एजुकेशनल रोड मैप 2030 और इथोपिया डेवलपमेंट प्लान 6 जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसका फोकस है क्वालिटी, इक्विटी और डिजिटल एजुकेशन। इथोपिया में एक और खासियत एजुकेशन की, वहाँ स्कूली शिक्षा के साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी जोर दिया जा रहा है, यानी अध्ययन के साथ में कौशल का विकास भी। और अब बात करते हैं विश्व में शिक्षा प्रणाली में बेहतर शिक्षा प्रणाली को दे रहे एक देश फिनलैंड की। फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे संतुलित और सफल प्रणालियों में से एक मानी जाती है। यहाँ लिटरेसी और न्यूमरेसी दुनिया में सबसे ऊंचे स्तर पर है और यहाँ की शिक्षा पूरी तरह से इक्विटी और फ्री एजुकेशन पर आधारित है। सबसे खास बात है, हर शिक्षक के लिए मास्टर्स डिग्री होना जरूरी होता है। यहाँ की यूनिवर्सिटी पूरी तरह से ऑटोनॉमस है और सरकार के साथ परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स करते हैं, यानी ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम, और टीचर्स को फ्रीडम और सम्मान दोनों मिलता है। तो आपने आज 3 अलग अलग दुनिया देखी शिक्षा की। भारत जहाँ सिस्टम विशाल है लेकिन कंटिन्यूटी चुनौती है, इथोपिया जहाँ पहुंच और संसाधन चुनौती है, और फिनलैंड जहाँ क्वालिटी और ट्रस्ट सबसे मजबूत है। और भारत के अंदर केरल एक ऐसा मॉडल है जो दिखाता ही नहीं, नीतियों में बदलाव कर करके अर्थ को शिक्षा से जोड़ता भी है। तो सवाल ये नहीं कि कौन बेहतर है, सवाल ये हम क्या सीख सकते हैं। क्या भारत फिनलैंड से कुछ सीख सकता है? क्या केरल जैसा मॉडल देश के अन्य राज्यों में आ सकता है? अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एग्जाम सिस्टम की, जहां असली फर्क और साफ दिखेगा, शायद आपकी सोच भी। धन्यवाद।